तो आखिर कंफर्म हो ही गया कि कौन बनने वाला है किंग ऑफ द रिंग। क्वीन ऑफ द रिंग का भी ऑलमोस्ट विनर डिसाइड हो चुका है और क्वीन एंड किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के मैंने सारे प्रेडिक्शंस एंड में दिए हैं, तो उनको देख के जरूर जाइएगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके साथ है तोमर साहब और आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। शो की शुरुआत करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन। उनका ट्रिपल थ्रेट मैच सऊदी में होने वाला है, उसी के बारे में वो बात करते हैं। वो बताते हैं कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्यों मैंने अपना टाइटल ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर डाल दिया, तो सैमी ज़ेन बोलते हैं कि मैं अपनी दोनों प्रॉब्लम्स का निपटारा एक साथ ही करना चाहता हूँ और ये मैच माइंड, सोल और बॉडी के बीच में है। जहाँ चैट गेबल दिमाग लगा रहा है, वहीं ब्रॉन्सन रीड अपनी बॉडी का जोर लगा रहा है। लेकिन मैं वो हूँ जो अपनी सोल से इस मैच को लड़ने वाला है और मैं मानता हूँ जो सोल से लड़ेगा वही इस मैच को जीतेगा और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहेगा। वहीं चैट गेबल को मैनिपुलेटिव बोलते वो नजर आते हैं। तभी चैट गेबल बीच में आते हैं और बोलते हैं कि क्या मैं मैनिपुलेटिव हूँ? क्या मैंने तुम्हें गुंथर को हराने के लिए जो एडवाइसेस दी थी वो मैनिपुलेशन की थी? क्या मैंने वो एडवाइस तुम्हारे फायदे के लिए नहीं दी थी? जैसे कि मैं इन 3 बेवकूफों को इतने टाइम से टिप्स दे रहा हूँ और ये लोग ना मेरी टिप्स समझ पा रहे हैं और ना ये मैचेस जीत पा रहे हैं। वहीं क्राउड फ्री ओटिस के नारे लगा रहा होता है। वहीं सैमी ज़ेन बोलते हैं मेरा एक क्वेश्चन है ओटिस से कि कब तक तू बेवकूफ बन के इसको अपना बाप बनाए रखेगा? वहीं चैट गेबल बोलते हैं कि तू चुप हो जा, मैं सऊदी में तेरा टाइटल और तेरी सोल दोनों लेने वाला हूँ। तभी सैमी ज़ेन बोलते हैं कि 5 दिन तक कौन वेट करेगा, तू अभी आके मेरे से लड़ और अपना निपटारा कर। और सैमी ज़ेन और चैट गेबल का पहला मैच रॉ के अंदर स्टार्ट हो जाता है। वहीं मैच के बीच में चैट गेबल अल्फा अकेडमी को इंटरफेयर करने को बोलते हैं बार बार, लेकिन अल्फा अकेडमी के मेंबर्स इंटरफेयर नहीं कर रहे होते हैं, रुक रहे होते हैं। फिर चैट गेबल इतना गुस्सा हो जाते हैं कि 2 मेंबर्स को बैक स्टेज भेज देते हैं, लेकिन बेचारे ओटिस को वहीं रखते हैं और फिर उसको इंटरफेयर करने को बोलते हैं। जब ओटिस इंटरफेयर नहीं करते तो वो उसको एक चमाट मार देते हैं। चमाट खाने के बाद ओटिस में पता नहीं कौन सी माता आती है कि वो सैमी ज़ेन को इंटरफेयर कर देते हैं। भाई अगर इंटरफेयर ही करना था तो पहले ही कर लेते, फालतू में चमाट भी खाया। ओटिस के इंटरफेरेंस की वजह से चैट गेबल मैच जीत जाते हैं। तो यहाँ पे चैट गेबल जीत गए तो इसका मतलब सऊदी के अंदर इनका जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ भी कहो, अल्फा अकेडमी और चैट गेबल की जो स्टोरी है ये काफी यूनिक तो है, मगर सैमी ज़ेन जिस भी ग्रुप के बीच में घुसते हैं उसको तोड़ के ही मानते हैं। और मुझे लगता है कहीं अल्फा अकेडमी और चैट गेबल सऊदी के अंदर अलग अलग होते ना दिखाई दे हमें। वहीं LWA के एक मेंबर को किसी ने पीट दिया है, वो कौन है किसी को पता नहीं। कोई भी हो, बस कार्लिटो ना हो, क्योंकि इनकी राइवलरी में स्टार्ट होता नहीं देखना चाहता जजमेंट डे के साथ। उसके बाद फाइनली ब्रॉन ब्रेकर मैच करने आते हैं और रॉ पे अपना डेब्यू करते हैं। उनका मैच होता है बिना एंट्री दिखाए केल डिक्सन के साथ, और जिस बंदे की एंट्री नहीं दिखाई जाती, ज्यादा हाइप नहीं दी जाती, उसकी बढ़िया पिलाई करने के लिए उसको बुलाया जाता है। और वही होता है, ब्रॉन ब्रेकर को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उसको पटक पटक के मारते हैं। इतना ज्यादा मारते हैं कि एडम पियर्स को वहां पे आना पड़ जाता है। और मैच की बात करें तो डिक्सन इतना ज्यादा पिट जाते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर को विनर घोषित कर दिया जाता है। ब्रॉन ब्रेकर के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट और पोटेंशियल नजर तो आ रहा है, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर को देख के पता नहीं क्यों मेरे को रायबैक जैसी फीलिंग आने लगती है। ब्रॉन को जितना भी गुस्सा आ रहा है वो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर उनको नहीं डाला इस वजह से आ रहा है। फिर लायरा वेल्केरिया और आइसो स्काई के बीच में मोस्ट सस्पेंस वाला मैच होता है। एक तरफ तो WWE का नया ब्राइट टैलेंट है, दूसरी तरफ आइसो स्काई जो वर्ल्ड चैंपियन रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है WWE का। मैच तो काफी बराबरी का होता है, लेकिन एंड में लायरा वेल्केरिया चोरी पिन से जीत जाती हैं। ये फिनिश मुझे तो पसंद नहीं आई, लेकिन आइसो स्काई को स्ट्रॉन्ग दिखाने के चक्कर में ऐसी फिनिश की गई है। अब या तो ये हो सकता है कि फाइनल्स में डैमेज कंट्रोल इंटरफेयर करे या फिर लायरा वेल्केरिया न्यू क्वीन ऑफ द रिंग बन जाए। बीच में इलिया ड्रैगनोव से पूछा जाता है कि कौन जीतेगा किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट। वो बताते उससे पहले ही रिकोशे आ जाते हैं और वो उनके साथ में भिड़ना चाहते हैं, मगर पीछे से ब्रॉन ब्रेकर आके इतनी बुरी तरीके से रिकोशे से भिड़ते हैं कि वो खड़े ही नहीं हो पाते। इमेजिन कीजिए इलिया ड्रैगनोव और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में अगर राइवलरी होगी तो कितना मजा आएगा। वहीं बीच में एक फनी बहुत ये होता है कि रिकोशे को पड़ा हुआ देख के वो जो मेडिकल स्टाफ वाला बंदा होता है वो बहुत हंस रहा होता है। वहीं एडम पियर्स परेशान होते हैं कि ये जल्लाद तो सबको मार रहा है, ये तो पागल हो गया है। फिर जजमेंट डे और ऑसम ट्रुथ के बीच में टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होता है। मैच से पहले मिज आर-ट्रुथ को बोल रहे होते हैं कि कार्लिटो भी जजमेंट डे के अंदर आ चुका है और जजमेंट डे अपने बंदों का फायदा उठा सकती है, तो ध्यान रखना। आर-ट्रुथ बोलते कि भाई टेंशन ही मत लो, मैं आंद्रे द जायंट को बोल के आया हूँ कि मैच के बीच में अगर कोई दिक्कत हो तो आ जाना। मिज बोलते हैं आंद्रे द जायंट। उसके बाद मिज और आर-ट्रुथ रिंग की तरफ आते हैं। आर-ट्रुथ के साथ साथ अब मिज भी गाना गाने लगे हैं। मिज तो कभी कभी सोचते होंगे कि मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि WWE वाले कहीं भी फंसा देते हैं, और शायद मिज इसीलिए मेरे वन ऑफ द फेवरेट हैं, क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन में किसी भी जगह पे फिट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जजमेंट डे भी एंटर करती है और डोमिनिक मिस्टीरियो बढ़िया टूटे हाथ के साथ में भी WWE के अंदर अपना पेचेक ले रहे हैं। नेपोटिज्म रॉक्स बेबी। बीच में मिज भी जॉन सीना का यू कांट सी मी करते हैं और वो नॉस्टैल्जिया दे देते हैं उस टाइम का जिस टाइम वो बढ़िया राइवलरीज करा करते थे जॉन सीना के साथ। फिर वही होता है कि कार्लिटो इंटरफेयर करने लगते हैं मैच
मैच जीतने के लिए, लेकिन अचानक वहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन आ जाते हैं। तो एक्चुअली R-Truth ने ब्रॉन स्ट्रोमन से बात करी थी और ब्रॉन स्ट्रोमन की हेल्प की वजह से ऑसम ट्रुथ मैच जीत जाती है। और इन तीनों का ट्रायो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है, आपको भी लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बीच में सैमी ज़ेन को ओटिस सॉरी बोलने आते हैं। सैमी ज़ेन बोलते हैं कि देख भाई, अगर तेरे को सुनना ही है तो फिर क्राउड की सुन और इस चैट गेबल का साथ छोड़ दे। सैमी ज़ेन और ओटिस आगे जाके एक टैग टीम फॉर्म शायद कर सकते हैं, वी नेवर नो। फिर बैकी लिंच रिंग के अंदर आती हैं और बोलती है कि मैं अपना टाइटल डिफेंड करने वाली हूँ लिव मॉर्गन के साथ में, जो कभी मेरे से नहीं जीती। तभी लिव मॉर्गन बीच में आ जाती है और लगातार तीसरे हफ्ते सेम चीज WWE दिखा रही है। लगता है वुमेन्स डिवीजन के अंदर जो स्क्रिप्ट लिखता है वो भूल जाता है कि लास्ट वीक भी उसने यही स्क्रिप्ट लिखी थी। फिर से लिव मॉर्गन और बैकी लिंच धमकीबाजी देते हैं और वो सेगमेंट खत्म हो जाता है। उसके बाद जजमेंट डे का सेगमेंट आता है जिसके अंदर डेमियन प्रीस्ट बोल रहे होते हैं, क्या कर रहे हो यार, तुम लोग मैच हार गए। इन लगातार हारों की वजह से जजमेंट डे की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है, लोग कम आंकने लगे हैं। वहीं फिन बैलर भी इस बात से अग्री करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जजमेंट डे के अंदर भी लड़ाइयां चल रही हैं जो कि वो शायद फिर से सॉर्ट आउट कर लेंगे। और ये भी पता चलता है कि जेवियर वुड्स मेडिकली क्लियर हो गए मैचेस करने के लिए। लेकिन अचानक वहाँ पे केरियन क्रॉस आके बोलते हैं, यू शुड टर्न द थिंग्स अराउंड। अगर यहाँ से न्यू डे को एक हील कैरेक्टर दे दिया जाए तो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि 10 सालों से जो ये बैंड बाजा बजा रहे हैं ना, अब इसको सुन सुन के मैं पक चुका हूँ। लेकिन अगर इसी न्यू डे को हील टर्न मिल जाता है तो मजा बहुत आएगा। देन वुमेन टैग टीम टाइटल के कंटेंडर्स का मैच होता है और मैच जीतते हैं सेना बैजलर और ज़ोई स्टार। उसके बाद ड्रू मैकइंटायर थोड़ा सा नजर आते हैं, वो अपना और डेमियन प्रीस्ट का मैच थोड़ा सा टीज कर देते हैं। वो बोलते हैं कि डेमियन प्रीस्ट भाई तू क्या कर रहा है, कार्लिटो को टीम में लेने की वजह से LWO तेरे पीछे पड़ गई है, दूसरी तरफ तेरी टीम ब्रॉन स्ट्रोमन से भी पंगे ले रही है। इतने सारे चक्करों में मत पड़ और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप पे फोकस कर और मेरे ऊपर फोकस कर, क्योंकि मैं तेरे से ये चैंपियनशिप लेने वाला हूँ। और फाइनली फिर वो मैच होता है जो किंग ऑफ द रिंग के आगे की सारी स्टोरीज को डिटरमाइन करने वाला है और इवन ब्लड लाइन का भी फ्यूचर बताने वाला है। जे ऊसो वर्सेस गुंथर। मैच बहुत ही अग्रेसिव रहता है। गुंथर जे ऊसो का हाथ तोड़ देते हैं, लेकिन समहाउ जे ऊसो स्पीयर लगा देते हैं गुंथर को, बट उस मोमेंट पे रेफरी इंजर्ड होते हैं और जे ऊसो उस टाइम पे उनको पिन नहीं कर पाते। उसके बाद गुंथर उन पे सबमिशन लगाते हैं और एक और मैच सबमिशन से जीत जाते हैं और नेक्स्ट राउंड में चले जाते हैं जहाँ पे उनका मैच रैंडी ओर्टन के साथ हो सकता है। तो अब यहाँ से स्टोरी क्लियर है कि गुंथर फाइनल खेलेंगे और उनके साथ शायद रैंडी ओर्टन ही फाइनल खेलने वाले हैं। वहीं स्मैकडाउन के अंदर ब्लड लाइन की स्टोरी भी क्लियर हुई, क्योंकि जे ऊसो यहाँ पे नहीं जीते हैं तो ऑब्वियसली टामा टोंगा भी वहाँ पे नहीं जीतने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि केविन ओवेंस इंटरफेयर करेंगे और रैंडी ओर्टन को जीतने में मदद करेंगे और शायद ब्लड लाइन के इंटरफेरेंस की वजह से ही रैंडी ओर्टन मैच हारेंगे और गुंथर नए किंग ऑफ द रिंग बन जाएंगे। बाकी की जितनी भी स्पेकुलेशंस हैं उनका असली ट्रुथ तो स्मैकडाउन में जाके ही पता चलेगा। तो अब मैं किंग ऑफ द रिंग के सारे मैचेस को एक बार प्रिडिक्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले बैकी लिंच और लिव मॉर्गन का मैच। इस मैच के अंदर मेरे हिसाब से बैकी लिंच फिर से जीतने वाली हैं और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच के अंदर अल्फा एकेडमी शायद चैट गेबल के ऊपर टर्न कर ले और सैमी ज़ेन यहाँ पे विक्टोरियस साबित हो। किंग ऑफ द रिंग तो मैंने आपको बता ही दिया कि गुंथर ही बनने वाले हैं। वहीं क्वीन ऑफ द रिंग में अगर स्मैकडाउन में बियंका बेलेर जीतती हैं तो लायरा वेलकेरिया बनेंगी और अगर नया जैक्स जीतती हैं तो नया जैक्स बनेंगी। रीजन ये है कि रॉ के अंदर अगर किंग है और वुमेन्स चैंपियनशिप भी है तो स्मैकडाउन के अंदर एटलीस्ट क्वीन तो होनी ही चाहिए। बाकी कोडी रोड्स और लोगन पॉल के मैच में कोडी रोड्स जीतने वाले हैं। रीजन ये है कि वो मेन इवेंट है और एक बेबी फेस को जिता के वो एक अच्छी एंडिंग देना चाहते हैं सऊदी अरेबिया में। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्मैकडाउन पे, तब तक के लिए